वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11 जून 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे कितने टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे? वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 टॉपिक्स टुडे। पहला ये कि आरबीआई ने रिसेंटली रेपो रेट कम कट किया था और साथ साथ सीआरआर रेट भी कट किया था। इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट करेगा? सेकेंड इज ओल्ड कंटिनेंट राइजिंग। ओल्ड कंटिनेंट मतलब यूरोप की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। यूरोप और इंडिया जो है इंटरनेशनल रिलेशन में राइज कर रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक हो जाएगा। थर्ड इज इंडियाज पॉपुलेशन हिट्स 146.39 करोड़। इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और फोर्थ इज वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, वेल्थ रिपोर्ट, जो कि वेल्थ के बारे में बताएगा। तो ये चारों टॉपिक हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हम इसको एक एक करके कवर करते हैं। फर्स्ट इज इंडिया स्लैशेस इंटरेस्ट रेट बट हु विल बोरो। इंडिया ने इंटरेस्ट रेट कट किया है, बट बोरो कौन करेगा? तो पहले हम बात करते हैं कि इंडिया ने क्या कट किया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसीजन एंड इम्प्लीकेशन। तो इंटरेस्ट रेट और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? आरबीआई जो है, आरबीआई के साथ एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी होता है जिसमें आरबीआई के भी 3 मेंबर होते हैं और 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी होते हैं। ये हर 2 महीने में मिलते हैं और हर 2 महीने में मिलके डिसाइड करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगा, पॉलिसी रेट क्या होगा, रेपो रेट क्या होगा। अब पॉलिसी रेट या रेपो रेट किसको बोला जाता है? पॉलिसी रेट या रेपो रेट बोला जाता है वो इंटरेस्ट रेट को, जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई पैसा देती है या लोन देती है, किसको? बाकी बैंक्स को देती है या इवन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी जरूरत पड़ने पे देती है। तो अगर बाकी बैंक्स को जिस रेट पे इंटरेस्ट आरबीआई दे रही है, अगर उस रेट में कट हो गया, फॉर एग्जांपल मान लो 6% पे बाकी बैंक को आरबीआई इंटरेस्ट पे पैसा दे रही है, अगर उसने आरबीआई ने 5.5% पे दे दिया तो बैंक्स के पास कम इंटरेस्ट में ज़्यादा पैसा आ जाएगा। अब बैंक्स जो आपको 10% 11% का इंटरेस्ट रेट पे कुछ भी लोन वगैरह देते हैं, वो भी 9.5 10.5 पे देंगे। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, आप भी इंटरेस्टेड हो जाओगे कि हाँ, लोन ले लेते हैं, बाइक खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं। यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दैट। और उसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है और इकोनॉमी जो है ड्राइव होने लगती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन से ये फायदा होता है। तो अभी रेपो रेट कट हुआ है। आरबीआई of India's MPC cut the repo rate by 50 basis point to 5.5%, surprising markets that expected a 25 bps cut. मार्केट ने 25 पॉइंट का कट एक्सपेक्ट किया था, बट आरबीआई ने 50 पॉइंट किसको बोलते हैं? 0.25% को बोलते हैं 25 पॉइंट, और 50 पॉइंट्स बोलेंगे 0.50% को। द डिसीजन एम्ड एट फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी रेट टू लीडिंग लैंडिंग एंड डिपॉजिट। अब ये आरबीआई ये चाहता है कि जो वो कट करके बैंक्स को दे रहा है, वही रेट सीधे सीधे बैंक्स भी अपने कस्टमर को दे। तो इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन। और ये मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन जो है वो और फास्टर तरीके से हो, लेंडिंग में हो मतलब लोन देने में हो, और डिपॉजिट में हो, डिपॉजिट्स में भी हो। बॉन्ड मार्केट इनिशियली वेलकम द मूव। बॉन्ड मार्केट मतलब लोन मार्केट, बट द एक्साइटमेंट वाज शॉर्ट लिव्ड ड्यू टू अ चेंज इन पॉलिसी स्टैंस। पॉलिसी स्टैंस का क्या शिफ्ट हुआ? द आरबीआई shifted its stance from accommodative to neutral, citing limited scope for further easing। मतलब आगे अब आरबीआई और ज्यादा कट शायद नहीं कर पाएगा, इसलिए आरबीआई ने अपना स्टैंस इसके बाद क्या कर लिया? न्यूट्रल। और इसके पहले क्या था? एकोमोडेटिव, मतलब और ज्यादा वो एकोमोडेट करने के फेवर में था। The switch was partly aimed at signaling the end of current easing cycle। अब इस करंट ईजिंग साइकिल में और ज्यादा ईज नहीं होने वाला है, ये सिग्नल आरबीआई ने कर दिया है। सीआरआर की बात बताते हैं। स्ट्रैगर्ड 100 बीपी रिडक्शन इन सीआरआर। पहले 4% सीआरआर हुआ करता था, अभी सीआरआर क्या हो गया? 3% हो गया। ऑफ बैंक्स नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, मतलब बैंक्स के पास जो भी पैसा डिपॉजिट होता है, चाहे आप एफडी में डिपॉजिट करो, चाहे आप सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करो, जो भी पैसा डिपॉजिट होता है बैंक के लिए लाइबिलिटी होता है। अब मान लो बैंक के पास टोटल 100 रुपीज डिपॉजिट हुआ, उस 100 रुपये का कुछ परसेंट मान लो पहले वो 4 था, अभी वो 3 है, बैंक्स को कैश के रूप में रिजर्व रखना होता था। किसके पास रिजर्व रखना होता था? आरबीआई के पास, जिसको बोलते थे सीआरआर। तो वो 4% से काट के आरबीआई ने 3% कर दिया।
अब सोचो बैंक के पास 100 रुपीज है, बट वो 4% तो लोन पे दे ही नहीं सकती, सिर्फ 96 दे सकती है। बट अभी बैंक 97 रुपी लोन पे दे सकती है, तो ऑब्वियसली ज्यादा लोग पैसे लोन पे दे सकती है, तो आरबीआई और बाकी बैंक्स क्या करेंगे, उस पर इंटरेस्ट कम करेंगी। तो ये फायदा सीधे सीधे हो जाता है। अभी सीधे सीधे अगर हम लोग बात करें रेपो रेट के कट होने से या फिर सीआरआर के कट होने से, मेन फायदा क्या होने वाला है कि बहुत लोन जो है वो इजी होने वाला है। इसको हम लोग इजी मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारा क्या हो रहा है, इजी हो रहा है। एक तरह से चीप मनी सप्लाई भी यहाँ पे बढ़ने वाला है। और ऐसा तब किया जाता है जब ग्रोथ जो है वो कम हो रहा हो, ग्रोथ स्टैग्नेंट होते जा रहा हो, इन्फ्लेशन का खतरा थोड़ा कम हो। क्योंकि पैसा मार्केट में ज्यादा आएगा तो डिमांड को फ्यूल करेगा, डिमांड बढ़ता है तो इन्फ्लेशन का खतरा भी बढ़ जाता है, तो इसलिए ऐसा किया जाता है। It is primarily used by monetary authorities to control inflation and regulate liquidity in the economy. Monetary Policy Committee. How does repo rate dynamics work? शॉर्ट टर्म लोन होता है, इन्फ्लेशन एंड लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, ये दोनों चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अब बात करेंगे इम्प्लीकेशन ऑफ करंट रेपो रेट कट। सिर्फ रेपो रेट कट मत देखो, साथ में सीआरआर भी कट हुआ है, इस हिसाब से हमें इसको देखना चाहिए, इससे क्या असर होने वाला है। फॉर क्रेडिट एंड लिक्विडिटी, पहला पॉइंट क्रेडिट एंड लिक्विडिटी के लिए लोअर इंटरेस्ट रेट विल रिड्यूस बोरोइंग कॉस्ट फॉर कॉर्पोरेट्स एंड हाउस होल्ड। हमारे जैसे लोगों के लिए या कॉर्पोरेट्स के लिए लोन का कॉस्ट कम हो जाएगा तो और ज्यादा लोन ले सकते हैं। CRR cut improves transmission efficiency, enabling banks to lend more without regulatory constraints. Banks और ज्यादा लोन दे सकते हैं। इन्फ्लेशन के लिए क्या आएगा, while the rate cuts raise fear of future inflation, RBI's neutral stance and inflation forecast revision indicate a measured approach. इन्फ्लेशन जनरली पैसा बढ़ने से बढ़ जाता है, बट यहाँ आरबीआई बता रहा है कि इन्फ्लेशन और घटेगा तो टेंशन की बात नहीं है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो कोविड के टाइम के बाद से थोड़ा धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगे। आरबीआई एम्स टू रिवाइव प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर विच हैव रिमेन सबड्यूड पोस्ट कोविड। With cheaper credit and ample liquidity, firms may now explore expansion, technology upgrade and capacity augmentation. ये सारे के सारे फॉर्म करेंगे, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ये फायदा होगा। मेंस में ऐसे ही आप सारे पॉइंट लिख सकते हो। कंजम्पशन बढ़ेगा, लोअर लोन ईएमआई कैन स्टिमुलेट कंज्यूमर डिमांड। Recovery in urban consumption combined with rural economic stability can boost overall demand. Limits and risk of the current approach. Limit and risk क्या है? Global uncertainties बहुत हाई है। Potential oil shock, oil price shock, potential है oil price पे shock होने का। Current volatility और geopolitical escalation could upset inflation forecast. Current volatility जो हो रही है या geopolitics का जो escalation होगा, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ भी देख लो, सीधे सीधे ट्रम्प साहब में देख लो और उनके एलोन मस्क में देख लो, वहां भी ये लोग कुछ ना कुछ करते रह रहे हैं। तो इन सब वोलेटिलिटी से, अनसर्टेनिटी से इन्फ्लेशन जो है ऊपर नीचे होता जाता है। दूसरा है ट्रांसमिशन गैप। आरबीआई ने तो रेट कट करके बैंक को दे दिया, बट बैंक ने क्या रेट कट करके जनता तक पहुंचाया, कॉर्पोरेट तक पहुंचाया? अगर ये नहीं पहुंचाएंगे तो फिर ये मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन ही नहीं हुआ, ट्रांसमिशन में गैप रह गया। Despite policy rate cut, credit uptake by private sector remain sluggish. Inflation का expectation हो जाता है। Debt overhang, excessive credit growth may fuel buyout loans. अगर बहुत ज़्यादा लोन बैंक्स देने लगेंगे तो उससे बैड लोन और एनपीए का खतरा भी मंडराने लगता है। सेक्टोरल विनर्स फ्रॉम मॉनेटरी ईजिंग, किस किस सेक्टर को फायदा होगा? हाउसिंग एंड रियलिटी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। Lower home loan rates boost demand, particularly in Tier 2 cities. Capital goods, expected revival in investment enhances demand for machinery. Banking, increased liquidity and credit demand, notably benefiting retail and MSME sector. MSME sector को फायदा होगा। ऑटो, ऑटो मतलब ऑटोमोबाइल, ऑटो मतलब सिर्फ वो ऑटो मत, वो 3 पहिए वाला ऑटो को मत देखो, पूरा पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर को फायदा होगा। चीपर व्हीकल लोन्स लीड टू रिकवरी एंड हायर ऑटो सेल्स। एमएसएमई सेक्टर को भी फायदा होगा। इन सबको यहाँ पे फायदा सीधे सीधे होगा। वाई फिस्कल टूल्स आर नॉट इनफ राइट नाउ। अभी फिस्कल टूल्स इसलिए इनफ नहीं है क्योंकि अब मॉनेटरी पॉलिसी किसका होता है? आरबीआई का, और फिस्कल पॉलिसी किसका होता है? गवर्नमेंट का। तो यहाँ फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का ऑलरेडी 5.1 से ज्यादा है। टैक्स बायोन्सी कम है, मतलब टैक्स जो है उतना ज्यादा, लोगों में टैक्स उतना ज्यादा, खासकर इनकम टैक्स नहीं बढ़ रहा है। डिस इन्वेस्टमेंट के भी सेटबैक्स हैं। अभी गवर्नमेंट डेट सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रही है।
गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर विच हैड बीन अ ग्रोथ ड्राइवर इज कंस्ट्रेन ड्यू टू दिस फैक्टर। गवर्नमेंट का जो ग्रोथ ड्राइवर है वो इन सब फैक्टर से कंस्ट्रेंट में चल रहा है, तो आरबीआई को ही कुछ करना पड़ेगा, तो आरबीआई अपना इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज कर रहा है। वे फॉरवर्ड क्या है? मॉनिटर इन्फ्लेशन ट्रेंड्स। आरबीआई शुड क्लोजली वॉच कोर इन्फ्लेशन एंड फूड प्राइसेस, स्पेशली इफ अल नीनो और गुड ग्लोबल शॉक रिटर्न। आरबीआई को कोर इन्फ्लेशन को और ज्यादा मॉनिटर करना पड़ेगा, ट्रांसमिशन पे फोकस करना पड़ेगा, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिट भी हो, इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट को और ज्यादा बूस्ट अप करते रहना पड़ेगा। पॉलिसी टूल्स हार्मोनाइज मॉनेटरी एंड फिस्कल स्ट्रैटेजी टू बैलेंस इन्फ्लेशन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट का, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का, दोनों को इस तरह से बैलेंस करना होगा कि हमारा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे, ग्रोथ होता रहे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता रहे। डेटा ड्रिवन फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे जरूरत है। ये हमारा रहा वे फॉरवर्ड। फिर कंक्लूजन, आरबीआई लेटेस्ट मॉनेटरी ईजिंग मार्क्स अ डिसिसिव पिवट फ्रॉम अ नॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क टू अ मोर इंक्लूसिव एंड ग्रोथ सपोर्टिव मैंडेट। हमारा आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन मैंडेट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना 4% प्लस माइनस 2% के ब्रैकेट में, बट यहाँ पे इन्फ्लेशन के अलावा ग्रोथ पे भी फोकस थोड़ा ब्रॉड माइंडेडनेस दिखाता है। इन अ सिनेरियो वेयर फिस्कल कैपेसिटी इज कंस्ट्रेंड, जहां गवर्नमेंट की कैपेसिटी कंस्ट्रेंड है फिस्कल डेफिसिट वगैरह वजह से, एंड ग्लोबल कंडीशन अनसर्टेन है, मॉनेटरी पॉलिसी मस्ट एक्ट विथ फोरसाइट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फर्मनेस। तो मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे आगे आ रहा है, दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी। इंडियाज पॉपुलेशन हिट्स 146.39 करोड़, यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशन का जो बॉडी है यूएनएफपीए, जिसको यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड भी बोलते हैं, उसने एक रिपोर्ट निकाला। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, और उसमें इंडिया का पॉपुलेशन 146.39 करोड़ एस्टिमेट किया गया है, और ऑफिशियली इंडिया वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस नेशन है। पहले भी था। यूएन पॉपुलेशन फंड के बारे में हम क्या जानते हैं? 1969 में ये एस्टेब्लिश हुआ, बाद में 1987 में इसका नाम यूएन पॉपुलेशन फंड रख दिया गया। पहले यूएन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज था, तो यूएन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज था, तो यूएनएफपीए नाम पड़ा हुआ है। अब यूएन यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड सीधे सीधे इसका नाम है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। मिशन स्टेटमेंट, यूएनएफपीए वर्क्स टू इंश्योर दैट एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड, हर प्रेगनेंसी वांटेड है, हर चाइल्ड बर्थ सेफ है, एवरी यंग पर्सनस पोटेंशियल इज फुलफिल्ड, टू प्रमोट सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, सेफ मदरहुड एंड जेंडर इक्वालिटी इज द मैंडेट। अबाउट यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के बारे में थोड़ा और जान ले। इसमें टोटल 36 मेंबर होते हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है विथ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल रीजन, सारे रीजन से रिप्रेजेंटेशन होता है। यूनाइटेड नेशन को इकोसॉक से इसको गाइडेंस मिलता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से भी इसको गाइडेंस मिलता है। जब आप यूनाइटेड नेशन पढ़ते हो तो यूनाइटेड नेशन के मेन स्ट्रक्चर क्या है, मेन पार्ट क्या है? जनरल असेंबली। मेन पार्ट क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल। मेन पार्ट क्या है? इकोसॉक। मेन पार्ट क्या है? सेक्रेटेरिएट। मेन पार्ट क्या है? आईसीजे। तो ये 5 जो है यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन माने जाते हैं। इकोसॉक पे ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि यूएनएफपीए और बाकी जो ऐसे बॉडीज हैं उन सब से कोऑर्डिनेट करता रहे, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करता रहे। ठीक है। ग्लोबल प्रेजेंस, यूएनएफपीए ऑपरेट्स इन ओवर 150 कंट्रीज, यूएनएफपीए 150 कंट्रीज में काम करता है। की फंक्शन क्या है? की फंक्शन है यूएन डेवलपमेंट ग्रुप एंड यूनाइटेड नेशन चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरह। टेक्निकल रोल क्या है? यूएनएफपीए आल्सो प्रोवाइड्स रिसर्च फंडिंग, टेक्निकल असिस्टेंस एंड एडवोकेसी सपोर्ट टू प्रमोट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डेमोग्राफिक प्लानिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डेमोग्राफिक प्लानिंग को प्रमोट करने का। की पॉपुलेशन ट्रेंड्स फ्रॉम द यूएनएफपीए रिपोर्ट, की पॉपुलेशन ट्रेंड क्या कहते हैं, इंडिया का पॉपुलेशन क्या कहता है? As of 2025, India's population is estimated at 146.39 crore, making it the most populous country in the world. तो ये तो बात हुई गई। चाइना सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब जो भी वुमेन है जो प्रेगनेंसी के एज में है, उसका फर्टिलिटी रेट 1.9 है, मतलब वो ओवरऑल अपने फर्टिलिटी रेट में एवरेज 1.9 बच्चे को जन्म देगी। तो आप बोलोगे सर 1.9 तो कैसे पॉसिबल है? तो एवरेज की बात हो रही है, एवरेज 1.9 को जन्म देगी। ठीक है, तो आप सीधे सीधे ये अंदाजा लगाओ, इंडिया के हिसाब से हम 2.1 अगर फर्टिलिटी रेट एक वुमेन का होता है
तो हम रिप्लेसमेंट लेवल पे पॉपुलेशन अचीव करेंगे। मतलब पॉपुलेशन हमारा, एजिंग पॉपुलेशन अगर तय होता है तो नया पॉपुलेशन उतना ही जन्म होगा। तो हमारा रिप्लेसमेंट लेवल का पॉपुलेशन कितना है 2.1। बट अभी हमारा फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन होकर 1.9। तो अभी तो पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है और बाद में धीरे धीरे पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगा और फिर घटना स्टार्ट भी कर सकता है। तो 1.9 ये दिखाता है कि हमारा पॉपुलेशन अभी धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा राइज अब पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल राइज नहीं देखने के लिए मिलेगा। The report draws the demographic and health survey, multiple indicator cluster survey and projection from UN Department of Economic and Social Affairs। पॉपुलेशन फोरकास्ट ये बोलता है कि 170 करोड़ पे जाके हम पीक होंगे, बट 170 करोड़ के बाद से धीरे धीरे डिक्लाइन हमारा शुरू होगा। एक एवरेज मेल जो है, एक एवरेज मेल पर्सन कितने साल जी सकता है इंडिया में, 71 ईयर्स, और फीमेल 74 ईयर्स। इसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी के नाम से हम लोग जानते हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन, 68% ऑफ इंडियंस जो है वर्किंग एज ग्रुप में है, 15 से 64। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस में लिखने का काम आएगा। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, वाइल ये सारा डेटा इंपॉर्टेंट है ना, खासकर ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल 7% आर एज 65 एंड अबव विथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 71 ईयर मेन का, 74 विमेन का। अब पॉपुलेशन में बर्थ रेट किसको बोलते हैं, 1000 पीपल पे एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ जो होता है उसको हम बर्थ रेट बोलते हैं, 1000 पीपल पे। जनरल फर्टिलिटी रेट हम वुमेन की बात करते हैं 15 से 49 या 15 से 44 एज का, और 1000 वुमेन के हिसाब से बात करते हैं। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन विद इन स्पेसिफिक एज ग्रुप, 15 से 19 या 20 से 24, ये एज स्पेसिफिक हो जाता है। टोटल फर्टिलिटी रेट, इसकी बात जब ज़्यादा होती है, क्रूड बर्थ रेट की बात ज़्यादा होती है। द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर वुमेन कंप्लीटिंग हर रिप्रोडक्टिव लाइफ अज्यूमिंग हर चाइल्ड बियरिंग रिफ्लेक्ट्स करंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स। ये है टोटल फर्टिलिटी रेट जो इंडिया में अभी 1.9 हुआ है। ग्रॉस रिप्रोडक्शन, नंबर ऑफ डॉटर्स a woman would bear during her reproductive life assuming current age specific fertility rate, इसको ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट बोलते हैं। नेट रिप्रोडक्शन, नंबर ऑफ डॉटर्स a human would bear during her reproductive life अकाउंटिंग फॉर करंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी। तो इसमें मोर्टेलिटी भी आ जाएगा, है ना। नेट की जब बात करेंगे, ग्रॉस में मोर्टेलिटी रेट नहीं आता है। खैर इतना हमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टोटल फर्टिलिटी रेट जो आपको पता होना चाहिए, क्रूड बर्थ रेट जो आपको पता होना चाहिए। दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्रूड डेथ रेट भी आपको पता होना चाहिए, एनुअल नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। तो ये 3 डेफिनेशन आप जरूर ध्यान में रखिएगा, है ना, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स एन इंडिविजुअल एट अ गिवन एज कैन एक्सपेक्ट टू लिव बेस्ड ऑन करंट मोर्टेलिटी रेट्स। करंट मोर्टेलिटी रेट्स के हिसाब से एवरेज इंडिविजुअल कितने साल जिएगा। 2007 में ये इंडिया के लिए 69 था, अभी मेल के लिए 71 है और फीमेल के लिए इंडिया में 74 है। सेक्स रेशियो का मतलब नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 फीमेल। इन्फेंट मतलब बच्चा, बच्चा जिसका एज अंडर 1 ईयर है, तो 1000 बच्चों में 1000 जो बच्चे हो रहे हैं उसमें कितने बच्चे मर जा रहे हैं 1 साल के अंदर, इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब 1 लाख जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें से कितनी मदर मर जा रही हैं, उसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये सारा का सारा टर्म जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक डिविडेंड किसको बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम डेमोग्राफिक शिफ्ट। जैसे जैसे एज बदलता है लोगों का, तो यंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा काम करेगा, उसको बोलते हैं पोटेंशियल, है ना। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, स्किल्ड नहीं है, तो काम करेगा ही नहीं। अराइजिंग फ्रॉम अ डेमोग्राफिक शिफ्ट, एज रिलेटेड शिफ्ट, स्पेशली व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन सीड द नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो हम अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड से गुजर रहे हैं, 10-20 साल और गुजरेंगे, हमें और ज़्यादा मेहनत करना होगा। ओल्ड कंटिनेंट राइजिंग, ओल्ड कंटिनेंट सी राजा मोहन, जब सी राजा मोहन लिखते हैं तो पूरा इंडिया पढ़ता है, खासकर जो इंडिया पढ़ता है वो तो पढ़ता ही है। तो ओल्ड कंटिनेंट ये इंटरनेशनल रिलेशन के वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट है इंडिया में, और इन्होंने ये बोला है कि देखो यूएस जो है, यूएस पीछे जा रहा है धीरे धीरे। ट्रम्प के टाइम में यूएस पीछे ही जाता है, आगे नहीं जाता है। यूएस बोलता है कि हम अब ग्लोबली एक्टिव नहीं रहेंगे, हम क्यों पैसा खर्चा करें, है ना। तो यूएस का अपना रोल कम करने लगता है, और ऐसे में
यूरोप अपना रोल बढ़ा रहा है। यूरोप जो है, जो सेकंड वर्ल्ड वार के पहले तो यूरोप ही था ना हर जगह, फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले तो यूरोप ही था। यूरोप और इंडिया का रोल जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बढ़ रहा है। तो ओल्ड कंटिनेंट इज राइजिंग, ये इन्होंने लिखा है। द आर्टिकल डिस्कसेस हाउ रिसेंट जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स particularly under the Trump administration have created new opportunities for deeper India-Europe cooperation. It highlights potential for India Middle East Europe Economic Corridor, European Union India Trade and Technology Council to enhance trade, technology and security cooperation. इंडिया यू के साथ, एक तरह से यूके के साथ तो हमने एफटीए साइन कर ही लिया, यू के साथ भी हो ही रहा है। अब ग्लोबल पावर शिफ्ट क्या क्या हो रहा है, की डेवलपमेंट, यूएस ने विड्रॉ कर लिया था पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से, ईरान न्यूक्लियर डील से, और भी धीरे धीरे विड्रॉ करते जा रहा है। यूरोप एक बैलेंसिंग एक्टर बनते जा रहा है, स्विंग स्टेट, टू बैलेंस कर सके, है ना। इसराइल का हमेशा साथ नहीं दे रहा, वो बोल रहा है कि नहीं इसराइल पैलेस्तीन और गाजा में अच्छा नहीं कर रहा, जबकि यूएस ब्लाइंड सपोर्ट कर रहा है इसराइल का। तो यहाँ पे यूरोप जो है एक बैलेंसिंग एक्टर बना हुआ है, ठीक है। यूरोप पे रशिया और एक तरह से चाइना को भी बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट नहीं है, वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है यूएस के बीच में और चाइना और रशिया के बीच में। यूरोप एबिलिटी टू रिकैलिब्रेट रिलेशनशिप एंड फोस्टर पार्टनरशिप एड्स टू इट्स सर्टिनिटी इन चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। इसका सर्टिनिटी बताता है कि वर्ल्ड ऑर्डर मतलब वर्ल्ड का पावर डायनेमिक्स चेंज हो रहा है। स्ट्रेंथन रीजनल टाइज विद इन यूरोप, वीमार ट्रायंगल ऑफ जर्मनी, जर्मनी फ्रांस एंड पोलैंड, ये दिखाते हैं यूरोप्स इंटरनल एफर्ट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। जर्मनी और फ्रांस तो बड़े हैं ही, पोलैंड भी जो है, पोलैंड भी और ज्यादा उभर के आ रहा है और धीरे धीरे पॉलिटिकली इकोनॉमिकली और साउंड होते जाएंगे। पोलैंड इमरजेंस एज क्रूशियल वॉइस यूरोप डिफेंस डिबेट्स पर्टिकुलरली अमिड टेंशन विद रशिया। मल्टीलैटरलिज्म मतलब बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो पावर में रहे, सिर्फ एक दो कंट्री पावर में नहीं रहे, इनका वापस से राइज हो रहा है। यूरोप इज लेवरेजिंग इट्स डिप्लोमेटिक टाइज टू री इन्फोर्स कलेक्टिव वेस्टर्न वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक गवर्नेंस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। सब पे यूरोप यहाँ पे फोकस करवाने में लगा हुआ है। इंडिया का स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट कैसे होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने यूरोप टूर किया, वहां पे वो बेल्जियम, साइप्रस, क्रोएशिया सब जगह घूमे। emphasized India's interest in diversifying strategic partner in Europe beyond traditional allies। तो ये ऐसे कंट्रीज हैं साइप्रस, क्रोएशिया, बेल्जियम, तो इन्होंने बोला कि देखो जो ट्रेडिशनल एलाइज मतलब फ्रेंड है इंडिया के, उसके अलावा भी हम अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और जो पुराने पार्टनर हैं यूरोपियन यूनियन पूरा एज ए कंट्री ग्रुप, फ्रांस और जर्मनी, इनके साथ और ज्यादा डायलॉग्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। रीबिल्डिंग टाइज विद कनाडा, कनाडा के साथ हमारा थोड़ा सा टाइज अच्छा नहीं चल रहा था पिछले कुछ सालों से, एक दो सालों से, वापस हम रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। G7 इस बार कनाडा में हो रहा है और मोदी जी जाएंगे कनाडा, बात करके आएंगे, और तो कनाडा के साथ भी हमारा पावर रिलेशन बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। Canada's pivot away from US-centric security guarantees and towards broader international cooperation। कनाडा भी यूएस का एक छोटा भाई बन के नहीं रहना चाहता है, यूएस की सिक्योरिटी गारंटी पे नहीं रहना चाहता है। प्राइम मिनिस्टर मोदीज पार्टिसिपेशन जो है वो जी समिट में होने वाला है, जहां पे धीरे धीरे इंडिया का एजेंडा और पुश किया जाएगा। फोकस ऑन न्यू फ्रंटियर्स ऑफ कोऑपरेशन, इंडिया एंड यूरोप आर एक्सपेंडिंग बियॉन्ड ट्रेड टू कोलैबोरेट ऑन ग्रीन एनर्जी। इंडिया और यूरोप ग्रीन एनर्जी पे कोलैबोरेट करेंगे, डिजिटल गवर्नेंस पे कोलैबोरेट करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी पे कोलैबोरेट करेंगे। कोलैबोरेशन एआई में होगा, कोलैबोरेशन 5G में होगा, कोलैबोरेशन क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशंस में भी होगा। तो ये हर जगह पे इंडिया और यूरोप क्या करने वाले हैं, कोलैबोरेट करने वाले हैं। यूरोप पुश फॉर स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी मतलब यूरोप ये नहीं चाहता कि हमेशा उसको यूएस का ही साथ देना पड़े, हमेशा रशिया के अगेंस्ट है, चाइना के अगेंस्ट रहना पड़े। ऑटोनॉमी, ऑटोनोमस रहना चाहता है। मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है कि सिर्फ यूएस की वाहवाही नहीं चले, यूएस, चाइना, रशिया, यूरोप, खुद इंडिया, हर का एक से हो वहां पे। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है। सिक्योरिटी डिपेंडेंसी जो उसका यूएस पे उसको रिकंसिडर कर रहा है। यूरोप एक्सपीरियंस विद ट्रम्प अनप्रेडिक्टेबिलिटी हैज ड्रिवन एफर्ट टू रिड्यूस ओवर डिपेंडेंस ऑन यूएस सिक्योरिटी गारंटी। यूएस का सिक्योरिटी गारंटी पे जो यूएस का यूरोप का ओवर डिपेंडेंस है उसको कम कर रहा है। एग्जाम्पल, कैनेडाज लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट विद द ईयू टू इनहेंस इट्स ओन सिक्योरिटी आइडेंटिटी। कनाडा और यू में सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव क्या है, यूज स्ट्रेटेजिक कंपास
2025 envisions strengthening Europe defense posture and collective security. NATO's adaptation to incorporate European concerns reflect Europe's growing self-reliance in defense. ये दिखाता है कि यूरोप का सेल्फ रिलायंस जो है डिफेंस में वो बढ़ रहा है. Navigating US, Russia and China rivalries. Europe is carefully balancing its relationship with other major power, aiming for a strategic equilibrium rather than strict alliance. तो यहाँ पे वो एम कर रहा है स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम, एक स्ट्रिक्ट अलायंस एम नहीं कर रहा है. यू एफर्ट टू इंगेज चाइना इकोनॉमिकली. चाइना के साथ यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिकली क्या कर रहा है, इंगेज कर रहा है. बाकी कंट्रीज के साथ सावधान रह रहा है. ठीक है. यूरोप इंक्रीजिंग एंगेजमेंट इन इंडो पैसिफिक. इंडो पैसिफिक रीजन में यूरोप का एंगेजमेंट बढ़ रहा है. EU India maritime security dialogue in the Indian Ocean to safeguard trade route and freedom to navigation. Economic corridor, technical partnership and a multipolar world. अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर का, टेक्निकल पार्टनरशिप का और मल्टीपोलर वर्ल्ड का. तो पहला आ जाएगा इसमें IMEEC. IMEEC मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. IMEEC aims to build secure, efficient trade and energy surplus route कनेक्टिंग इंडिया एंड यूरोप थ्रू मिडिल ईस्ट. इंडिया और यूरोप को मिडिल ईस्ट के थ्रू कनेक्ट करना है. ठीक है. इंडियन पोर्ट्स को मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करना है. न्यू डिजिटल एंड ग्रीन इकोनॉमी सिनर्जी. इंडिया एंड यूरोप फोकस ऑन ग्रीन एनर्जी. हम दोनों ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं. यहाँ पे भी कोलेब्रेशन होगा. एडवांस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G सब में हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन का एक तरह से क्या होगा, कोलेब्रेशन होगा. शेयर्ड विजन फॉर बैलेंस ग्लोबल बॉर्डर. India and Europe collaboration signifies a shared commitment to a multipolar world order, moving beyond US or China-centric paradigm. This vision also emphasizes democratic values, fair trade, inclusive development in global governance framework. लास्ट टॉपिक पे आते हैं, इंडियाज वेल्थ रेनेसा. रेनेसा मतलब होता है जाग जाना, निकल जाना, नई सुबह. ठीक है. तो वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट आई है. वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट प्रीलिम्स में ये भी पूछा जाता है, वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट कौन रिलीज करता है. वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट ये दिखाता है कि हमारे जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल हैं, बहुत पैसे वाले जो लोग हैं, रिच लोग हैं, उनका नेटवर्थ बढ़ रहा है. 8.8% से ग्रो किया है. दिस कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एग्जामिन्स वेल्थ ट्रेंड अक्रॉस इंडिया एंड ग्लोबल मार्केट. तो पब्लिशर जानना जरूरी होता है प्रीलिम्स के लिए. वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट. कवरेज 71 कंट्रीज का कवरेज हुआ है. 98% ऑफ ग्लोबल ग्रॉस नेशनल इनकम इसमें कवर हुई है. मार्केट रिप्रेजेंटेशन. दिस एनालिसिस कवर 99% ऑफ वर्ल्ड स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन. वर्ल्ड के पूरे स्टॉक मार्केट को देख के उसने निकाला है कि किसका इंडिविजुअल का वर्थ बढ़ रहा है. द वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट डिलीवर्स authoritative analysis through rigorous methodology. Its comprehensive coverage provides unparalleled insight into global wealth trend. Unparalleled insight देता है. हाई नेटवर्थ कैटेगरी वाले को अंडरस्टैंड करते हैं. हाई नेटवर्थ, अब पहले बात करते हैं अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का. अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कौन है, जिनका पास पैसा कितना है, $30 मिलियन या ज्यादा है. मिड टायर मिलेनियर्स कौन है, जिनके पास 5 या 30 मिलियन के बीच में पैसा है. मिलेनियर्स नेक्स्ट डोर, मतलब आपके घर के आसपास के मिलेनियर्स कौन से हैं, जिनका $1 to 5 मिलियन के आसपास उनके पास पैसा. ये US डॉलर में बात हो रही है, बट ये किसी कंट्री में अगर इतना पैसा उनके पास है तो उनकी बात हम कर सकते हैं. हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल पजेस इन्वेस्टेबल एसेट ऑफ $1 मिलियन और मोर. मतलब अगर हम घर की बात छोड़ दें जहाँ पे कोई रहता है ना, कलेक्टिबल्स की बात छोड़ दे, बेसिक कंज्यूमेबल्स गाड़ियाँ वाड़ियाँ छोड़ दे, बेसिक गाड़ियाँ जो वो यूज करते हैं, एक घर के अलावा बाकी घर जो हो गए, या फिर कोई फैक्ट्री हो गया, या फिर शेयर हो गया, या फिर बॉन्ड हो गया, वो सबको हम बोलेंगे इन्वेस्टेबल एसेट. अगर $1 मिलियन से ज्यादा है उसको हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यहाँ पे बोल रहे हैं. अब अल्ट्रा वेल्दी इंडिया के जो इंडिविजुअल हैं 2024 के एंड तक ये टोटल इंडिया में कितने हैं, 4290. इनका टोटल इन्वेस्टेबल एसेट्स कितना है, $534 बिलियन है. ग्लोबल स्टैंडिंग, ग्लोब में वर्ल्ड में भी हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, द अल्ट्रा वेल्दी सेगमेंट शोज रॉबस्ट एंड सस्टेनेबल एक्सपेंशन. ये दिख रहा है कि अल्ट्रा वेल्दी जो है इनका ग्रोथ अच्छा हो रहा है, इनका ग्रोथ खराब नहीं हो रहा है. इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करते हैं ये लोग, तो ये इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, कैश में के पास पैसा भी रखते हैं. ऑल्टरनेटिव एसेट्स, ठीक है,
अलग अलग होल्डिंग्स भी लेके रखते हैं 15%। क्रिप्टो करेंसी में भी इनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। प्राइवेट इक्विटी, वैसा जो शेयर मार्केट पर लिस्टेड नहीं है वैसी कंपनियों में भी इनका इक्विटी बढ़ रहा है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, इंक्रीजिंग इंक्लूड्स ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, दिस शिफ्ट रिफ्लेक्ट्स चेंजिंग रिस्क एपेटाइट एंड न्यू अपॉर्चुनिटी सीकिंग। ये दिखाता है कि नया अपॉर्चुनिटी ये लोग सीख करने की तलाश में। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू है, जय हिंद।